हाँ प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन मैकेनिक्स 2 में। ये सवाल सेंटर ऑफ मास है। फटाफट से इसका शॉट लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए और इसको देखिए, क्लिक कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, एक 2m मास का और एक m मास का ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस पर एक फोर्स F लग रहा है। इन द डायग्राम शो नो फ्रिक्शन ऑफ एनी कॉन्टैक्ट सरफेस। इनिशियल द स्प्रिंग हैज नो डिफॉर्मेशन। व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। ओके, और आपसे कह रहा है कंसीडर ऑल द स्प्रिंग टू बी सफिशिएंटली लार्ज एंड कंसीडर द स्प्रिंग कांस्टेंट टू बी के। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल है। आप लोग स्प्रिंग फॉर्मेट पढ़ते हैं तो स्प्रिंग में एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, क्रैश कोर्स में भी लेक्चर में हमने पढ़ाया है कि स्प्रिंग के अंदर 3 फॉर्मेट होते हैं प्यारे बच्चों। इसमें एक फॉर्मेट होता है अगर 2 ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड हो। ओके, तो इसमें पहला जो फॉर्मेट होता है वो होता है COM इज़ एट रेस्ट। ओके, फिर एक फॉर्मेट होता है प्यारे बच्चों COM इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, COM इज़ मूविंग with constant velocity। ओके, और प्यारे बच्चों तीसरा फॉर्मेट होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करता है ना। ये रहा तीसरा फॉर्मेट जिसके अंदर आपका जो सेंटर ऑफ मास होता है प्यारे बच्चों वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो 3 पर्टिकुलरली केसेस की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें ये सब तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। आइए ज़रा इस पर चर्चा करते हैं और इसी के ऊपर बेस प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं। तो पहली बात तो इस डायग्राम से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम, इन पुली वुली को साइड करो, सिंप्लीफाई करो इस डायग्राम को। हाँ बेटे, यहाँ पर फोर्स कितना है F, तो इस रस्सी में कितना होगा F, इसमें भी कितना होगा F। अब बात करते हैं हाँ जी इस वाले फोर्स की। अगर ये वाला फोर्स प्यारे बच्चों इस पर F लग रहा होगा, यहाँ F है तो क्या इस वाले में आ जाएगा 2F। फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2F। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में सिंपल इधर की तरफ अगर मैं सोचूं तो कितना फोर्स लग रहा है, 2F फोर्स लग रहा है। और बेटे इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, सर इधर की तरफ फोर्स F लग रहा है। ओके, ये इसका एक सिंपल सा प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन है। इज दैट क्लियर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में अब देखो कितना आसान सा सवाल हो गया। ये 2m है और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है m। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा ये मुझे समझना है, लेकिन अब मुझे इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि नाउ दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आइए जरा इसका प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं, समय बचाते हैं। हाँ जी, ये वाला डायग्राम बन गया है। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, सर इस पर फोर्स लग रही है बेटे F। इस पर कितनी फोर्स लग रही है 2F। जरा सबसे पहला काम इसके सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ACM क्या होता है, सर ACM होता है दैट ACM इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, F नेट अपॉन टोटल मास। और टोटल मास से कितना आ गया, ACM मेरे पास आ गया F/3m। क्या करते हैं इन सवालों में, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं प्यारे बच्चों, फिर सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाते हैं। फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, बेसिकली सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों बॉडीज़ पर क्या लिखते हैं, फोर्सेस लिखते हैं। चूँकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है इसलिए स्यूडो फोर्स लगाना होगा। क्लियर है। तो इससे पता लगा पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में क्या आ जाता है, 0। तो अब ये सिस्टम सिंपल बहुत ही आसान से एक सवाल बन जाता है जिसमें एक फोर्स इधर खींचता है, एक फोर्स इधर खींचता है, दोनों के वर्क डन को स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी के बराबर कर देते हैं तो मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन कैलकुलेट हो जाता है। आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, ACM आ गया है। ओके, और ACM की जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, क्या ACM सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा प्यारे बच्चों वो कुछ इधर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वर बन के बैठ जाएं तो इस ऑब्जर्वर के लिए प्यारे बच्चों इस F के साथ साथ इस पर एक स्यूडो लगेगा। किस डायरेक्शन में स्यूडो एक्ट करेगा, सर स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, मास इसका, एक्सेलरेशन इसका, डायरेक्शन इसकी MACM। तो इस पर लगने वाला अब फोर्स कितना हुआ, सर इस पर लगने वाला फोर्स हुआ F + MACM। क्लियर है। और बेटे जब एक्सेलरेशन इधर है तो इस पर भी इधर की तरफ 2m × ACM का एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा। तो इस पर ये वाला होगा प्यारे बच्चों नेट फोर्स। ACM की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, F/3m। जब आप यहाँ पे F/3m रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वाला कितना आएगा, ये आएगा प्यारे बच्चों 4F/3। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे F + MACM की वैल्यू पुट करके चेक करके देखो एक बार। हाँ जी, F + M × बेटे ACM कितना है, सर ये है मेरे पास F/3m। छम्मा छम्मा हो गया भाई, तो क्या बेटे F + F/3। वाह, यानी कि ये भी कितना आ रहा है, 4F/3 आ रहा है। तो देख रहे हैं आप
कि सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके ये 4f/3 से इधर जा रहा है, ये भी 4f/3 से इधर जा रहा है। इसका मतलब बस एक सिंपल सा सिस्टम है जिसमें दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर ये इधर x1 गया और ये इधर कितना गया x2, तो इसका वर्क डन और इसका वर्क डन ही स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होगा, और अगर स्पीड 0 है तो वही इलोंगेशन क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल, हाँ बेटे, दिस इनटू दिस, इसका वर्क डन, चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस डायरेक्शन में है तो इसका वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। प्यारे बच्चों यहाँ भी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसका वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। इसका वर्क डन इतना, इसका वर्क डन इतना। इज दैट क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू हाफ के x1 + x2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, मेरे पास आ जाएगा x1 + x2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, कितना सर, इट कम्स आउट टू बी 8f/3k। लेकिन ये क्वेश्चन तभी संभव हो पाया जब आप कहाँ पर बैठ गए, इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ध्यान रहे, अगर किसी सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस का नेट फोर्स 0 नहीं है तो पहले एसीएम निकालेंगे। एसीएम निकाल करके प्यारे बच्चों दोनों ब्लॉक्स पर स्यूडो फोर्स लगाएंगे। स्यूडो फोर्स लगाने के बाद फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट के वर्क को किसके बराबर करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हाफ के x1 + x2 के स्क्वायर के बराबर कर देंगे तो आई विल गेट द मैक्सिमम इलोंगेशन। अब प्यारे बच्चों इसका एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है हमारे पास और बहुत बढ़िया सा तरीका है। आओ जरा देखें फटाफट से बिना टाइम ख़राब किए, क्या है वो अल्टरनेटिव अप्रोच। अगर ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पर हों, ये K और F1 F2 हो प्यारे बच्चों, ये M1 है ये M2 है, तो इसके लिए आप सीधे सीधे अगर आपको x max निकालना है तो वी कैन यूज़ द रिजल्ट व्हाट, दैट 2 × M2 F1 M1 F2, ओके, यस, M2 F1 M1 F2 अपॉन K × M1 + M2। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। देखो जरा रख करके, यहाँ कितना फोर्स था प्यारे बच्चों F, यहाँ कितना था 2F पिछले वाले क्वेश्चन में, इसका मास 2M था, इसका मास कितना था M। जब आप इनकी वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो देखो 2 × F × 2M + 2F × M अपॉन K × 2M + M। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों आंसर कितना आ रहा है। यस, द आंसर कम्स आउट टू बी सेम, दैट इज़ 8f/3k। तो अगर कहीं क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाए तो आप समय बचा सकते हैं, स्टैंडर्ड सवाल है, आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं। फिर एक बार बता देता हूँ, 2 × M2 F1 + M1 F2 अपॉन K × M1 + M2। इज़ दैट क्लियर? चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक दूसरा सवाल। हाँ बेटे, फिर एक स्टैंडर्ड सवाल है जिसमें M मास है, ये 2M मास है, V स्पीड से जा रहा है। कमाल की बात है, सबसे पहली बात प्लीज़, G क्रॉस यानी कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पार्टिकल है। इसके इस वाले पार्टिकल को आपने V वेलोसिटी दी, थ्रेड की लेंथ कितने प्यारे बच्चों L, और ये वाला पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब पार्टिकल थ्रेड से कनेक्टेड होता है तो इसकी वेलोसिटी कभी भी इसको ट्रांसफ़र नहीं होती, यानी कि इसके वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी का कोई लेना देना अभी नहीं है। तो t = 0 पर इसके पास v है तो इसकी वेलोसिटी कितने प्यारे बच्चों 0। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, यस, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट मोशन। आपसे कह रहा है यार टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर ऑफ मास का बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का मोशन सिंपली सर्कुलर मोशन हो जाएगा, और सर्कुलर मोशन में टेंशन निकालना आपके लिए बहुत आसान काम है। आप सभी जानते हैं सर्कुलर मोशन में टेंशन मतलब सिंपल mv²/r। ओके प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका VCM कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो VCM होगा, दैट VCM इज इक्वल्स टू, यस, 2m × 0 प्लस, हाँ बेटे, हाँ जी 2m × v बेटे प्लस m × 0 डिवाइडेड बाई कितना आ गया प्यारे बच्चों 3m आ गया। तो इट कम्स आउट टू बी, यस, ये आ जाएगा ये, यानी कि 2v/3। ये आ गई किसकी वेलोसिटी, सर ये आ गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अच्छा, 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी निकालें, यानी कि ये जो पार्टिकल है 2m और m, अगर ये m है प्यारे बच्चों और ये क्या है, ये 2m है, तो क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा किसके पास होगा, सर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 2m के पास, यहाँ कहीं होगा। ओके, और सेंटर ऑफ मास निकालने का बहुत अच्छा तरीका क्या होता है भाई, सर सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ये है कि अगर इनके बीच का लेंथ कितना है बेटे L, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है मास, तो इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3m। इज़ दैट क्लियर? और अगर ये डिस्टेंस निकालनी हो तो
तो सर मास इसका दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन 3, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। और कहाँ होगा ये सेंटर ऑफ मास? सर ये सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से L/3 डिस्टेंस पर। क्या मेरी बात क्लियर है बेटे? और ये कहाँ होगा? सर ये होगा 2L/3 पर। बस सवाल ख़त्म होने वाला है, 2 मिनट की बात है। हाँ बेटे, तो इसका मतलब सर इसके सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? सर ये जा रहा है 2v/3 से। क्लियर है? हाँ बेटे, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये कितनी डिस्टेंस है? सर ये है L/3 और ये कितना है? ये है प्यारे बच्चों 2L/3। इज़ दैट क्लियर? अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे आप। अच्छा वैसे अभी ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। हाँ बेटे, इसकी वेलोसिटी कितनी है? सर इसकी वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v, और इसकी कितनी है? 0। अब एक काम करते हैं बेटे, कहाँ? यहाँ पर ऑब्जर्वर बन के बैठ जाएंगे। जैसे यहाँ ऑब्जर्वर बन के बैठ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर आ जाएगा, दोनों बॉल्स के पास परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ जाएंगी, तो ये सर्कल में रोटेट करने लगेगा। आओ जरा देखें। हाँ बेटे, तो फिर अब क्या सिचुएशन हो गई? सर अब सिचुएशन सिंपल सी है, ये वाला पार्टिकल बेटे v से, ये वाला पार्टिकल रेस्ट से, ये वाला सर 2v/3 से, ये सेपरेशन L/3, ये सेपरेशन कितना बेटे? 2L/3। बैठ जाओ सेंटर ऑफ मास पर। हाँ बेटे, जब सेंटर ऑफ मास पर आप इसके बैठ जाएंगे तो क्या इसकी वेलोसिटी 2v/3 इसके पास चली जाएगी? यस सर। और क्या इसकी 2v/3 भी बेटे कहाँ चली जाएगी? इसके पास चली जाएगी। ओके। हाँ बेटे, जब इसका रिजल्टेंट लिखेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में कितना जाएगा? सर इसका रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में v/3। बस बेटे, बाकी ये भी लिख सकते हैं। अब क्या दिख रहा है? अब आपको दिख रहा है कि अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखें तो ये वाला पार्टिकल जिसका मास कितना है बेटे? 2m, कितनी स्पीड से जा रहा है? सर ये v/3 से। और बेटे ये वाला, सर ये वाला जा रहा है, हाँ जी, जिसका मास m है प्यारे बच्चों 2v/3 से। हो गया काम, बन गया सर्कुलर मोशन। ये लेंथ कितनी है? सर ये है L/3, तो रेडियस कितनी हो गई भाई? रेडियस L/3 हो गई। अब मुझे लिखना है किसका एक्सप्रेशन? टेंशन का। सो द फाइनली द टेंशन इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, mv²/r, यानी कि 2m इंटू v/3 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय L/3। इज़ दैट क्लियर? सो 2m v²/9 इंटू L/3, छम्मा छम्मा, तो क्या बेटे ये आ जाएगा 2mv²/3l। इज़ दैट क्लियर? सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। अब आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? सर इसमें लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी? सर इसमें लेंथ मैं 2l/3 यूज़ करूँगा और वेलोसिटी 2v/3 करूँगा, तो उसका आंसर प्यारे बच्चों यही आने वाला है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन बहुत प्यारा सवाल है। सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m एंड लेंथ l सस्पेंडेड फ्रॉम द ट्रॉली, ओके, कुछ इस तरह से। और प्यारे बच्चों, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट थीटा इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द वेलोसिटी vb ऑफ द ट्रॉली एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90। देखो बेटा, एक एक्चुअल में एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान देने वाली बात क्या है। इस सवाल को आप ऐसे बनाएं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले तो मैं एक बात बताऊँ, अगर आपने अब तक पेंडुलम पढ़ा था तो प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट क्या होता था? फिक्स, ओके। और इस फिक्स पॉइंट में जब आप क्या करते थे, किसी थीटा से प्यारे बच्चों उसको रिलीज़ करते हैं तो क्या ये नीचे आता है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल और केवल सोलोली इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वाला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या होता था? फिक्स पॉइंट होता था। यही सवाल करते थे और सब बच्चे जानते हैं mgl 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ mv² आ जाता था, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ से यहाँ तक कमी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी। लेकिन सोचो अगर इस क्वेश्चन में सवाल कुछ इस तरह का होता प्यारे बच्चों कि ये एक सिस्टम होता और इस सिस्टम में ये वाला जो ब्लॉक होता प्यारे बच्चों ये फ्री टू मूव होता। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि अगर मान लो मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करता तो जब ये यहाँ आता तो यहाँ आने के साथ साथ ये भी एक्चुअल में क्या करता? मूव करता। तो बस यही छोटी सी फिजिक्स है इसके अंदर कि इस बार ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो फिक्स था, इस बार ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी क्या करेगा? मूव करेगा। और जब ये यहाँ पहुँचेगा इस जगह पर कुछ यहाँ टाइप्स, तब तक ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो इसके पास भी स्पीड होगी
और प्यारे बच्चों इसके पास भी स्पीड होगी। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि इस बार पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्चुअल में रेस्ट पर होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप इसको समझे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा इस जगह पर, ये पोटेंशियल एनर्जी केवल इसकी काइनेटिक में नहीं जाएगी बल्कि इसकी काइनेटिक में जाएगी प्लस इसकी काइनेटिक में जाएगी। यानी कि दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। नाउ द सेम सिचुएशन इज ओवर देयर। सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक ट्रॉली है, ये आपको दिख रहा है, एक एल लेंथ का एक बॉब दिखाई दे रहा है। ओके, एल लेंथ का थ्रेड है जिससे एक बॉब कनेक्टेड है। प्यारे बच्चों थीटा इज इक्वल्स टू 0 से इसको रिलीज किया है t बराबर 0 पर। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ओके, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट g इज इक्वल्स टू 0। सो डिटरमाइन द वेलोसिटी v ऑफ द ट्रॉली एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि प्यारे बच्चों जिस समय ये सिस्टम कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, उस समय आपको बताना है क्या, ऑब्वियस है, क्या ये जो बॉब होगा क्या बेटे इसकी स्पीड इधर होगी और ये जो ट्रॉली होगी प्यारे बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से, बताता हूँ अभी इसको बड़ा इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये जो ट्रॉली है प्यारे बच्चों, ट्रॉली इधर की तरफ जाएगी। तो आपसे उस समय ट्रॉली की स्पीड पूछ रहा है कब, व्हेन दिस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि इस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग के अंदर क्या बतानी है प्यारे बच्चों, इस इंस्टेंट पर इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक ही खास बात है क्या कि ये इस बार पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ तो फिक्स हुआ करता था, जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फिक्स नहीं होगा बल्कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या करेगा, मूव करेगा। प्यारे बच्चों अननोन की बात करें तो यहाँ केवल एक अननोन होता था, क्या, पार्टिकल की वेलोसिटी v। यहाँ पर दो अननोन होंगे v1 और v2। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशंस होंगी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की। सिंपली अप्लाई करेंगे, मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखें फटाफट से इसका सॉल्यूशन। तो ये रही ट्रॉली, ओके, और बेटे ये आपने यहाँ से इसको क्या किया, रिलीज़ किया है। दिस इज़ द मास ऑफ द बॉब। इसको प्यारे बच्चों ma कहूँ, मास ऑफ द ट्रॉली को अगर मैं क्या कहूँ, mb कहूँ, तो स्वाभाविक है जब ये यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने पर ये ट्रॉली भी कुछ इधर की तरफ चली आएगी। मैंने माना कि इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी है प्यारे बच्चों va और इसकी वेलोसिटी कितनी है, vb। ऑब्वियस सिस्टम पे मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ x डायरेक्शन में। तो बेटे मोमेंटम कंजर्वेशन p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल। ये रेस्ट से चला था तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ बेटे 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, फाइनल मोमेंटम होगा ma va माइनस, हाँ बेटे mb इंटू vt। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ से प्यारे बच्चों मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगी, क्या, that MAVA is equals to MBVT। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बेटा एनर्जी कंजर्वेशन की, क्या, यहाँ पर जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है, ए के पास सर MAG इंटू एल। ओके, ये कहाँ कहाँ चली जाएगी सर, ये जाएगी इसकी काइनेटिक में और इसकी काइनेटिक में। यानी कि सर दैट वुड बी हाफ MA VA का स्क्वायर प्लस हाफ MB इंटू VB का स्क्वायर। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? दो इक्वेशन मेरे पास हो गई। अब बात करते हैं, लिखनी है मुझे टेंशन। टेंशन लिखने के लिए प्यारे बच्चों जब मुझे टेंशन लिखनी होगी तो मैं क्या करूँगा, टेंशन लिखने के लिए मैं इस वाले पॉइंट पर बैठ जाऊँगा ताकि ये क्या आ जाए प्यारे बच्चों, रेस्ट पर आ जाए। और इसको वेलोसिटी दे दूँगा कितनी सर, VA प्लस VB। इज़ दैट क्लियर? बस हो गया अपना काम। ये आ गई रस्सी में टेंशन। तो टी की इक्वेशन, इसका मास कितना है सर, इसका मास है बेटे ma, तो दैट टी इज़, और साथ में एक mg भी लग रहा होगा, mag भी लग रहा होगा। क्लियर है?
इस डायरेक्शन में इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि अगर ये इधर एक्सेलरेटेड भी है तो स्यूडो फोर्स इस तरफ ही आएगा, और हम फोर्स इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो अपने को इस पॉइंट पर बैठ करके स्यूडो फोर्स की टेंशन नहीं है। क्लियर है? हाँ बेटे, तो सीधे सीधा आंसर कितना आ गया? टेंशन कम्स आउट टू बी, यस सर, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी, टी माइनस एम ए जी इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा सर ये आ जाएगा एम ए वी ए प्लस वी बी, जो ट्रॉली की स्पीड आपने मानी है ना भाई, ट्रॉली की स्पीड को वी बी कह दो, वी बी मान करके आप चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से जो टेंशन आ जाएगी ये आ जाएगा, हाँ बेटे, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? एल, तो ये आ जाएगा आपका एम ए जी प्लस एम ए वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। सो मैं क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, ऐसे इसके अंदर टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये वाला प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ जी क्या सर, लीनियर मोमेंटम, ओके। द सेकंड वन इज व्हाट? दिस सेकंड वन इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ओके बेटा। और थर्ड पॉइंट क्या प्यारे बच्चों, इस पर बैठ करके, किस पर? इस ट्रॉली के ऊपर बैठ करके, हाँ जी, मैंने क्या क्या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को रेस्ट पर लिया, जब मैं इस पर बैठूंगा तो इसकी वेलोसिटी इसको इधर दे दूंगा, और ये सिंपल किसका सवाल बन गया भाई? सर्कुलर का सवाल बन गया है, शानदार। तो प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन भी है पूरा पूरा, आप इक्वेशंस को आराम से ठंडे दिमाग से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मेंटेन किया गया है। ये है प्यारे बच्चों उसका क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, चाहे तो एक बार आप चेक करें, वीबी की वैल्यू है, टेंशन की वैल्यू है बेटे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया आपने, है ना। यहाँ पर एम ए वी ए कहूँ, इसको मैंने वी ए कहा था, इसको मैंने क्या कहा था? वी बी। तो बेटे एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। फिर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ चली गई, दोनों पार्ट में चली गई है। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? दोनों को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आंसर आ गया। और जब बात किसकी आती है? टेंशन की। तो टेंशन का जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो टेंशन के एक्सप्रेशन में आप यहाँ पर V1 प्लस V2 के साथ साथ mg और लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? mg लिखेंगे, तो अपना काम चल जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? ये फाइनली टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए फिर एक बार, जेईई एडवांस में पूछा गया, बहुत प्यारा सवाल है। एक बेसिक डेफिनेशन है कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में आप सभी जानते हैं, अगर ये एक फिक्स सरफेस है, क्वेश्चन को समझने से पहले इसके कंसेप्ट पे चर्चा करूँ प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कोई बॉडी v स्पीड से आती है, तो क्या टक्कर लगने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? ev हो जाती है। ये बात मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, अगर ये सेम वेलोसिटी से वापस जाए, यानी कि v से आए और प्यारे बच्चों v से चली जाए, तो इसका मतलब क्या, इसमें e बराबर 1 होगा, यानी कि कोलिजन इलास्टिक हो जाएगा। और अगर प्यारे बच्चों ये जाए और जा करके लौटे ना, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाए? 0, तो इसको e को 0 मानते हैं। और अगर ये कोलिजन ओब्लिक हो, ध्यान देना, बड़ी प्यारी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। कैसा कोलिजन है? ओब्लिक। और ओब्लिक कोलिजन में स्टूडेंट्स मान लीजिए ये वाला एंगल फाई है, तो बेटे इस v का ये वाला जो कंपोनेंट होगा v cos फाई होगा, ये वाला कंपोनेंट प्यारे बच्चों v sin फाई होगा। तो हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में जब कोलिजन होता है, तो कोलिजन के बाद ये वाली जो वेलोसिटी है, कौन से वाली? v cos फाई, तो बेटे एज इट इज़ रहती है। और ये v sin फाई का कितने टाइम्स हो जाता है? सर ये हो जाता है ev sin फाई। इज दैट क्लियर? अब सोचो अगर इस केस में आपको बोले कि कोलिजन इन इलास्टिक है, क्या है? इन इलास्टिक। तो बेटे इन इलास्टिक का मतलब है E0 होना, यानी कि ये ख़त्म हो जाना, यानी कि इन शॉर्ट ये बॉल आई और आकर के ऐसे चली गई। ये समझना है बेटे हमें ध्यान से। यानी कि अगर ये बॉल आकर के ऐसे चली गई, तो इसका मतलब इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू द सरफेस 0 हुआ। तो प्यारे बच्चों इस कोलिजन को भी हम क्या बोलते हैं? इस कोलिजन को भी एक्चुअल में इन इलास्टिक कोलिजन ही कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो यही प्रॉपर डेफिनेशन मैं इस वाले क्वेश्चन में यूज़ करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आओ प्यारे बच्चों देखें क्या है, पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। प्यारे बच्चों A से B पर m का v स्पीड से कोई बॉडी आती है, सडनली चेंजेस, अचानक से ये 60 डिग्री था लेकिन ये स्लोप 30 डिग्री हो जाता है। ओके, द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों? 0 है। एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज
टोटली इन इलास्टिक, भाई ध्यान देना है, टोटली इन इलास्टिक, इसका मतलब ई की वैल्यू को क्या मानना है प्यारे बच्चों, 0 मानना है। या दूसरे शब्दों में जो वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस के, किसके, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी उसको क्या ट्रीट करना है, 0 ट्रीट करना है। तो आपसे कह रहा था स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी बताना है, इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स 10 सेकेंड इंक्लाइन। फिर प्यारे बच्चों कह रहा है सी पर भी आपको इसकी स्पीड बतानी है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अपन जनरली 2 पे चर्चा कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। हाँ बेटा शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। पहले इसके इंक्लाइन प्लेन डिज़ाइन करते हैं। ये इसके वो 2 इंक्लाइन प्लेन हुए। हाँ बेटे यहाँ से ये पॉइंट जहाँ से बॉडी रेस्ट से चली है, फिर यहाँ पहुँचेगी पॉइंट बी पर। ज़रा सोचो ये वाला एंगल कितने डिग्री है बेटे, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अब क्या करना है ध्यान से सुने, अगर टक्कर ना होती तो क्या ये ऐसे जाता, ओके ऐसे जाता, तो ये टक्कर से जस्ट पहले वी है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ओके। और कमाल की बात है ये वाला एंगल कितने डिग्री गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा, एंगल 60 डिग्री गिवन है। ये वाला एंगल मेरे पास कितने डिग्री गिवन होगा, 30 होगा, तो ये मेरे पास कितना होगा 90। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, हाँ जी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, सबसे पहले एक ऐसे बना दूंगा बेटे, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाऊंगा। ये मेरे पास कितना है 90 है, ये 90, ये 30, तो ये वाला जो एंगल मेरे पास होगा, ये पूरा एंगल मेरे पास होगा कितने डिग्री प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। क्लियर है। अच्छा अब कमाल की बात है ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, कौन से वाला, दिस एंगल इज़ आल्सो 30 डिग्री। क्लियर, तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगा। बस भाई सवाल ख़त्म। ये एंगल मिल गया बेटे मुझे VB। अब एक काम करते हैं, ध्यान से समझते हैं इसको। हाँ जी ये और ये पार्टिकल एक्चुअल में ऐसे आ रहा था VB से। अब देखो बेटे ये वाला एंगल कितना है सर, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब बेटे मुझे क्या करना है, कंपोनेंट्स को देखना है। ये परपेंडिकुलर सरफेस है कौन से वाली की, जिस पर ये आने वाला है, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो बेटे VB के 2 टुकड़े करो। कौन कौन से 2 टुकड़े करो सर, एक तो ये टुकड़ा जिसको लिख सकता हूँ बेटे VB cos 30, और एक VB का ये टुकड़ा जिसको लिख सकता हूँ VB sin 30। ये कहानी टक्कर लगने से पहले की है, ध्यान रहे। हाँ जी ये पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों A, ये पॉइंट आपका क्या है B। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जब टक्कर लगेगी तो टक्कर लगने के बाद सर ने क्या बताया था, टक्कर लगने के बाद सर ने बताया था कि अगर कोलिजन कैसा है प्यारे बच्चों, कोलिजन इनइलास्टिक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सर इस सिचुएशन में ये वाली वेलोसिटी वैनिशेस हो जाएगी। तो टक्कर लगने के बाद इस B पॉइंट पर मुझे केवल और केवल क्या मिलेगा, VB cos 30 मिलेगा। ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। बस बात खत्म, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी टक्कर के बाद एक्चुअल में E टाइम्स होनी थी। कितने टाइम्स होनी थी, E टाइम्स VB sin 30। क्या मेरी बात क्लियर है। अब सोचो कोलिजन इलास्टिक है तो E को 1 कर दो, इनइलास्टिक है तो इसको क्या कर दो 0। तो बेटे ये वाली वेलोसिटी खत्म हो गई। तो इसका मतलब टक्कर लगने के बाद अब ये इधर की तरफ कितने से मुंह मार रहा होगा, VB cos 30 से जा रहा होगा। क्लियर है। आशा करता हूँ बेटे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यानी कि दिस विल मूव बाय VB cos 30 डिग्री। बस खत्म। बाकी सिंपल यहाँ से यहाँ तक। फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे तो कौन से पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा, C पॉइंट पर। यहाँ फिजिक्स खत्म है। तो ध्यान से समझो, ये जो वेलोसिटी थी टक्कर लगने से पहले, इसके कितने टुकड़े कर दिए सर, 2। एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल। इसका एक टुकड़ा इधर, एक इसका टुकड़ा इधर। अब कोलिजन का नेचर देखते हैं। अगर कोलिजन है इलास्टिक तो झुका तो मिल जाएगा, E1 आ जाएगा, सेम वेलोसिटी रहेगी। लेकिन अगर इनइलास्टिक कह रहा है तो प्यारे बच्चों ये वाली वेलोसिटी खत्म होकर के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब तो सीधे सीधे प्यारे बच्चों उसका सोल्यूशन देखना है और समझना है, आपको एकदम समझ में आएगा। हाँ जी, क्या मैं प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ 3 मीटर कैलकुलेट कर सकता हूँ, कौन सी, ये H1, दिस H1 कैन बी कैलकुलेटेड, यस सर, ओके। और सिंपल यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ।
तो टक्कर से जस्ट पहले जो VB होगी वो इस डायरेक्शन में जो भी होगी, इस VB की जो वैल्यू आएगी बेटे वो कितनी आ जाएगी सर, इसकी जो वैल्यू VB की जो वैल्यू आ जाएगी, जस्ट दैट VB कम्स आउट टू बी हाउ मच सर, दिस इज √60 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब बेटे सीधी सी बात है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या करना है 0 और ये वाला कंपोनेंट मुझे मिलेगा क्या होगा सर, ये होगा मेरे पास VB cos 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? और VB यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों सर, दिस VB इज व्हाट सर, ये मेरे पास √60 है, तो यहाँ √60 का cos 30 कर देंगे, तो √60 का जो cos 30 होगा प्यारे बच्चों, ये मेरे पास कितना आ जाएगा √45 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास कौन सी वेलोसिटी आ गई सर, फाइनली ये वाली आ गई। कौन सी? VB cos 30 दैट इज √45। इज दैट क्लियर? तो ये था प्यारे बच्चों इसका आंसर क्वेश्चन का। अगर मैं एक बार इसको फिर ध्यान से देखूँ, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट B इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकेंड इंक्लाइन, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका B ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो आपसे, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट C इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकेंड इंक्लाइन। तो भाई सीधी सी बात है, अब यहाँ कितने से जा रहा है सर, ये √45 से जा रहा है। क्या बेटे कौन से पॉइंट पर पहुंचना है, C पर, कहाँ से लेकर के B तक। तो क्या फिर यहाँ से यहाँ तक सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? यस सर, EB इज इक्वल्स टू बेटे EC कर दूंगा, तो मेरे पास C पॉइंट पर क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी √105 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यस, देखो H2 निकाल लूंगा, फिर एनर्जी से स्पीड आ जाएगी, वैल्यू पुट करूंगा तो 105 आ जाएगा। तो खैर कहने का मतलब केवल इतना सा है प्यारे बच्चों कि अगर कहीं कोलिजन में ऑब्लिक कोलिजन है, तो ऑब्लिक कोलिजन में अगर ये वेलोसिटी है तो इसके कितने टुकड़े करने होंगे प्यारे बच्चों, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। ये अगर गायब है तो मैं कह सकता हूं कि कोलिजन परफेक्टली क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म ऑफ रॉड लेंथ L lies on a smooth horizontal table A particle moving on a table has a mass m and a speed v before the collision and it sticks to the rod after the collision. The rod has a mass capital M. Then find out क्या the moment of inertia of the system about the vertical axis passing through the center of mass C after the collision. और प्यारे बच्चों, the velocity of the center of mass C and the angular velocity of the system about the center of mass after collision. प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सॉल्यूशन से ही समझते हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। ये प्यारे बच्चों एक रॉड है, ओके, और रॉड से एक बॉल आकर के क्या कर रही है, टकरा रही है। तो भाई ये सीधा सा कंसेप्ट है, जब कोई रॉड का किसी बॉल का किसी रॉड से कोलिजन होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। ओके, किसी भी पॉइंट के अबाउट आराम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, और जिस पॉइंट पर प्यारे बच्चों टक्कर हो रही होती है वहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 लगा लेते हैं। ओके, आइए जरा देखें फटाफट से क्या सवाल है और क्या इसका प्यारे बच्चों सॉल्यूशन है। ये प्यारे बच्चों एक रॉड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ रॉड। ओके, फिगर शोज द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। इनिशियली द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट अ पॉइंट ए। ओके, रॉड की टोटल लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, L। ये है इसका सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटे, बहुत प्यारा सवाल, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए ताकि हमारा टाइम इसमें बच जाए। ये प्यारे बच्चों m मास की एक बॉल v स्पीड से आती है, ओके, और आ करके टकराती है, टकरा करके स्टिक कर जाती है। अब स्टिक करेगी तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ये आई आ करके स्टिक कर गई,
जैसे स्टिक कर गई तो ये पुराने वाला सेंटर ऑफ मास था, ओके, ये था प्यारे बच्चों पुराने वाला सेंटर ऑफ मास। अब ये इसका नया सेंटर ऑफ मास आ गया। और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है सर? बहुत बढ़िया सी बात ये कि अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो टोटल लेंथ कितनी है? ये वाली सर, ये टोटल लेंथ है L/2। तो बेटे इसका मास अगर कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है, तो ये होता है ml। मैं आपको याद करो, एक रिजल्ट याद दिलाता हूँ कि अगर ये दो मासेस हैं बेटे, ये m1 है, ये m2 है, दोनों के बीच की लेंथ l है, तो जो इसका ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी इससे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी सर? ये होगी m2l/m1 + m2। और ये क्या होगी सर? ये होगी m1l/m1 + m2। क्लियर है? तो हमें भी यहाँ पे यही करना है। जब आप ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे सेंटर ऑफ मास से, जिसे आप L1 कह रहे हैं, तो इसका मास कैपिटल M ले लेंगे। और जब आप ये वाला सेंटर ऑफ मास लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये वाला, तो इस सिचुएशन में इसका मास ले लेंगे। तो इससे नया सेंटर ऑफ मास आपके पास आ गया है। माना अब वेलोसिटी इसकी सेंटर ऑफ मास की v' है और ये रॉड कितने से घूम रही है प्यारे बच्चों? ओमेगा से घूम रही है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि पूरा सिस्टम फ्री टू मूव है, फोर्सेस इंटरनल हैं। तो प्यारे बच्चों mv से बॉल आई, टक्कर लगने के बाद m + mv' से मेरे पास v' आ गया, तो ये मेरे पास v' आ चुका है। अब सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सब बच्चे जानते हैं ICOM ऑफ द रॉड प्लस वो जो पार्ट है, यानी कि इसका रॉड का और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें लिखना होगा। तो दैट I = I0। रॉड का तो कितना होगा बेटे? ml²/12 प्लस इस रॉड का यहाँ, और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? L2। तो यह आ गया ml2 का स्क्वायर। आशा करता हूँ बेटे समझ में आ गया होगा। ये पूरी की पूरी कहानी किसकी है? ये पूरी की पूरी कहानी रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है। किसके अबाउट? इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ml²/12 प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर है? प्लस ml1 का स्क्वायर। हाँ प्यारे बच्चों, ये इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ये यहाँ पर ये ml² आ जाएगा, ml1 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आप ये समझें कि इस क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला फार्मूला पता हो, बार बार ये चीज़ काम आती है। ओके, तो बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मुझे क्या लगाना है? सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्यारे बच्चों ए के अबाउट लगाइए। उससे फ़ायदा ये होता है, आप जब ए के अबाउट लिखते हैं तो इसका 0 है, रॉड का 0 था ही, तो देखो डायरेक्ट 0 0 आ गया। अब देखो इस वाले पॉइंट के अबाउट आप लिख रहे हो, तो अब इस वाले पॉइंट के अबाउट आपको किसका लिखना है? केवल सिंपल ही तो है, इसका रॉड का लिखना है और रॉड के साथ साथ इन पार्टिकल्स का लिखना है। तो मेरे पास ये वाला पॉइंट है तो अपना काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I ओमेगा। ओके, I ये वाला I प्यारे बच्चों, और ओमेगा आ गया, और साथ में m + mv' × L1, यानी कि क्योंकि इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं तो v' L1 से ये आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो जब आप इसके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटे, v' यहाँ से निकाल करके यहाँ रख दो, I मेरे पास आई जाएगा कहाँ से? यहाँ से। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है। और प्यारे बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो प्लीज़ ध्यान रखें रॉड का सेंटर ऑफ मास अब ये नहीं बल्कि ये है। तो अब सॉरी, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहाँ लिखो और फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ। तो थोड़ा सा देखने में बड़ा सा है, लेकिन ये है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे ओमेगा भी निकाल सकता हूँ, v' भी निकाल सकता हूँ। और जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो कौन सा पॉइंट चूज़ करें? ये वाला पॉइंट चूज़ करें, क्योंकि इसके अबाउट इसका तो 0 हो जाएगा शुरुआत वाला। सोचो बाद में भी इसका क्या हो जाएगा? 0। तो केवल क्या बचेगा? केवल यही तो बचेगा, क्या? I ओमेगा, और इसका टोटल जो इसका मास है प्यारे बच्चों m + m का इस डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्वायर प्लेट ऑफ मास एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इतने 15 डिग्री पर। ये डायग्राम प्यारे बच्चों, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? कैलकुलेट। सबसे पहली बात तो क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी होगी मुझे, और मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से एक ऐसी एक्सिस लूँगा जो इस एक्सिस के प्यारे बच्चों पैरेलल हो जाएगी। इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं ICM कह दूँगा। और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं D निकाल पाया तो मेरा काम हो गया। क्या?
मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? सर ये आ जाएगा ICOM प्लस, हाँ बेटे, m इंटू डी का स्क्वायर। अब इसमें एक खास बात क्या है, ये जो प्लेट है एक स्क्वायर प्लेट है प्यारे बच्चों। इस स्क्वायर प्लेट की खास बात क्या है? स्क्वायर प्लेट के लिए हम सभी जानते हैं कि इसके प्लेन में अगर कोई एक्सिस पास कर रही है तो बेटे इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/12 होता है। इसके अबाउट भी ml²/12 होगा। कमाल की बात है, कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो, जरूरी नहीं कि वो डायगोनल ही हो, ध्यान रहे, है ना, जरूर थोड़ी कि डायगोनल ही हो, कहीं भी जाए बस कहाँ से पास करे, इसके सेंटर से पास करे, तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्यारे बच्चों ml²/12 आराम से लिख सकते हैं। तो जरा बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर ml²/12 होगा। अगर ये डिस्टेंस आ जाए तो क्या मेरा काम चल जाएगा? बस बात खत्म। आइए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। एक एक्सिस ये रही, ये वाली एक्सिस जो कहाँ से पास हो रही है प्यारे बच्चों? इसके सेंटर से पास हो रही है। ये मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर क्या कर दिया है? ड्रॉप कर दिया है प्यारे बच्चों। तो देखो डायग्राम में ये सेंटर है, अगर तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी क्या वो l/√2 होगी। अब मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाया तो मेरा काम हो जाएगा। ज्योमेट्री से प्यारे बच्चों ध्यान से समझें कि ये अगर सेंटर है तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल प्यारे बच्चों ये 45 होगा। कौन से वाला? ये वाला। तो ये 15 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा कंप्लीट, दैट एंगल इज़ बेसिकली 60 डिग्री। ओके, और अगर प्यारे बच्चों ये 60 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है ये वाला। ओके, तो इसके परपेंडिकुलर होने पर ये 30 डिग्री आ जाएगा। बस हो गया मेरा काम। अब सोचो ये 30 डिग्री है तो इस वाले ट्रायंगल में प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये रहा इसका सेंटर, ये डिस्टेंस कितनी है? l/√2, ये एंगल 30 डिग्री। तो क्या ये वो r है जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगा? क्लियर है प्यारे बच्चों? एक एक्सिस ये, एक ये। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख सकता हूँ? सर इसके अबाउट तो ml²/12 लिखेंगे। इसके अबाउट प्यारे बच्चों आपको कैलकुलेट करना है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगानी है। r की वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाले ट्राइंगल से? यस, दिस r इज इक्वल्स टू, हाँ बेटी ये l/√2 है, सो दिस r इज l/√2 cos 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ गई। बस हो गया अपना तो काम। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो होगा ही होगा, साथ में प्यारे बच्चों मास आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है। तो क्या यहाँ से यस ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे पास सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो दैट I1 इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस m इंटू r का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? कितना? 11 ml²/24। ओके, हाँ प्यारे बच्चों देखें, नाइस स्केटर ऑफ मास है, मूव्स विद स्पीड 2v टू द राइट व्हाइल द अनदर ऑफ द सेम मास मूव्स विद स्पीड v टुवर्ड्स द लेफ्ट शोन इन द फिगर। देखो बेटे ये इधर जा रहा है m मास का 2v से, और ये प्यारे बच्चों m मास का जा रहा है इधर किससे? v से। ये आपको एक जो है रॉड दिखाई दे ही रही होगी इस तरह से। क्लियर है? एक पोल है, ठीक, और इस पोल की लेंथ कितने प्यारे बच्चों? b विद नेग्लेक्जिबल मास। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिर आपसे कह रहा है t>0 के लिए कंसिडर करते हैं सिचुएशन को, ये दोनों आए और आकर के क्या कर गए? स्टिक कर गए हैं इसके ऊपर, है ना। तो अब स्टिक करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है किसी टाइम t पर, किस पर? किसी टाइम t पर जब ये इसके साथ क्या कर जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं। तो स्टिक करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है कि जो इनके x और y कोऑर्डिनेट किसी टाइम t पर क्या होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? दोबारा समझे, एन स्केटर ऑफ मास है, मूव्स विद स्पीड 2v, ये जा रहा है, फिर अनदर वाला सेम मास से कुछ ये आ रहा है, हाँ बेटे, एंड देयर पाथ्स आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस b। ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों? टोटल, सर ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? b। इज दैट क्लियर? हाँ बेटे। द ग्रास्प द पोल ऑफ लेंथ b एंड नेग्लेक्जिबल मास, इसका कोई मास नहीं है। Consider the system as a rigid body of the two masses separated by distance b as shown. Which of the following is the correct formula for the motion after t is equals to 0 of the skater initially at y is equals to b/2? तो बेटे किसी टाइम t पर आपको बताना है। तो जरा बताओ, जब ये t बराबर 0 पर यहाँ पर आकर के स्टिक कर गए, सबसे पहली बात क्या, जब ये प्यारे बच्चों से स्टिक कर जाएंगे तो इससे स्टिक करने के बाद ये रॉड एक्चुअल में घूमेगी भी और साथ ही साथ चलेगी भी, यानी कि इसके पास एक प्यारे बच्चों VCM भी होगा
और VCM के साथ स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, देखो ये ऐसे इस डायरेक्शन में क्या करेगी, ओमेगा से रोटेट भी करेगी। ठीक है बेटे, एनर्जी का तो कोई यहाँ पे बात हम ना करें, सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं और साथ में लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसलिए क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आराम से लगा सकता हूँ इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जरा देखो, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा सर, इससे मेरे पास ओमेगा आ जाएगा, इससे मेरे पास क्या आ जाएगी बेटे, वेलोसिटी आ जाएगी। बस फिर देखते हैं क्या करते हैं, आइए जरा इसके सॉल्यूशन को समझें। हाँ प्यारे बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया सबसे पहले 2mv/2 mv/v/2 बराबर, दोनों स्टिक कर गए हैं, तो क्या इनटू ओमेगा से मेरे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूँ, इसलिए VCM वाली टर्म क्या आ जाएगी सर, VCM वाली टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ से प्यारे बच्चों 0 आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ गई है इन दोनों के लिए एक सिंपल इक्वेशन। जब बराबर करेंगे तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, ओमेगा। दूसरी चीज़ लगाई बेटे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से 2mv और -mv क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे 2m इंटू वी डैश। यहाँ से मेरे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो रॉड है ये चली जा रही है कितने से सर, ये जा रही है मेरे पास v/2 से। किससे बेटे, v/2 से। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों रोटेट कर रही है कितने से सर, ये रोटेट कर रही है 3v/b से। क्या मेरी बात क्लियर है? जरा सोचो, अगर ये रोटेट ना करती, केवल चलती रहती, तो क्या ये किसी टाइम t पर यहाँ पहुँच जाती? हाँ बेटे यहाँ पहुँच जाती। तो क्या ये v/2 इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल करती? तो ये तो क्या हुआ, ये तो इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब इसके साथ ये रोटेट भी कर रही है। जब ये रोटेट कर रही होगी प्यारे बच्चों, तो क्या थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये इस तरह से टिल्ट होकर के, यानी कि कुछ यहाँ किसी एंगल थीटा घूम जाएगी, जो कि किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, जो कि ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। क्लियर है? अब अगर ये ओमेगा इंटू टी के बराबर है, तो जो ये वाला पॉइंट था जिसे आप b/2 कह रहे थे, क्या कह रहे थे, b/2, प्यारे बच्चे घूम करके कुछ यहाँ आ जाएगा। तो क्या इसके फिर कितने कंपोनेंट करेंगे, 2। ये वाला प्यारे बच्चों x डैश होगा, और ये वाला थोड़ा सा जो ये घूम करके नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? अब मुझसे क्या कह रहा है, अब मुझसे कह रहा है यार इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ये तो vt तो होगा ही होगा, vt के साथ साथ जरा बताओ जो आगे रोटेट करेगा ये वाला पार्ट भी तो ऐड करना पड़ेगा। यस, सो दैट इज 0.5v इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर है? और साथ ही साथ बेटे ध्यान दो, ये जो y है, इस y की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये y के लिए क्या इसका ये वाला पार्ट मैं निकाल सकता हूँ इस वाले ट्रायंगल से, तो मेरे पास ये वाली साइड भी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो कुल मिलाकर के कहने का ये हो कि x वाला तो सर मेरे पास ये हुआ, जबकि y इस बार मेरे पास प्यारे बच्चों ये ना हो करके बल्कि इतना ही पार्ट आएगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट होगा प्यारे बच्चों रॉड का, और ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला टोटल x कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस वुड बी y एंड दिस वुड बी x। इज दैट क्लियर? तो मैं जब ये दोनों पार्टिकल इस रॉड से टकराएंगे तो ये आगे भी जाएगी और साथ में घूमेगी भी, तो रोटेट करने पर ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और जो इसका प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट है घूम करके एक्चुअल में आगे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में इतना हुआ, x में दिस प्लस दिस, और y में हुआ केवल इतना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके इन कोऑर्डिनेट्स को रॉड के लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन, एक बार फिर चाहें तो देख सकते हैं। आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द मोशन t इज इक्वल्स टू 0 ऑफ द स्केटर इनिशियली एट y इज इक्वल्स टू b, यानी कि b/2। ओके, तो जो b/2 वाला स्केटर था उसके कोऑर्डिनेट मुझे बताने थे, तो वो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ
आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। हाँ बेटे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बहुत बढ़िया सवाल, कुछ नहीं दिया है और देखो आपसे ई की वैल्यू पूछ रहा है ना। आपसे कह रहा है पॉइंट पी से एक बॉल को प्यारे बच्चों प्रोजेक्ट किया गया। ओके, जब आपने इस बॉल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया किसी मानो स्पीड किससे बेटे, वी से, तो ये जाके यहाँ टकराया, टकरा करके कह रहा है जब ये टकराता है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। फिर कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे, फिर ये वापस यहाँ लौट के आता है, टक्कर खाता है, टक्कर खा के वापस उसी पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ से ये फेंका गया था। तो ऐसा कह रहा है कि इस सिचुएशन में अगर ई सब जगह कोलिजन के लिए ई यूज़ कर रहे हैं तो बताओ ई की वैल्यू क्या होगी। बस इतना सा सवाल है प्यारे बच्चों। ये आप सभी जानते हैं कि जब कभी कोलिजन होता है तो जो वेलोसिटी चेंज होती है यहाँ सिचुएशन में प्यारे बच्चों, उसमें हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है चेंज नहीं होता, केवल एक्स कंपोनेंट चेंज होता है। तो माना यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी हो गई, सपोज यहाँ पे बेटे वी एक्स थी, तो अब टक्कर के बाद ये कितनी होगी सर, ये ई वी एक्स होगी, है ना बेटे। वाई वाली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचता तो वी वाई होता, और प्यारे बच्चों ये वाली फिर ऊपर अब टक्कर के बाद ये ई वी वाई हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर ये ई वी एक्स फिर प्यारे बच्चों एज इट इज़ ही रहेगी और ये प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटे, इस वाली डिस्टेंस को क्या कहूँ सर, इसको d1 कहो, और इसको क्या कहूँ बेटे, इसको d2 कहो। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा इसका पार्ट समझने की कोशिश करें। जब ये पार्टिकल प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या इसको t/2 टाइम लगा, एग्जैक्टली। सोचो दीवार ना होती तो क्या ये इधर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दीवार के कारण। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई भी था तो उसने अपने पाथ को छोटा किया, पड़े ही छोटा किया हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखें जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक t/2 लगा बेटे, वही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक t/2 लगता है। क्यों? क्योंकि y वाली वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा सर, t/2 लगा। ओके बेटा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगा, t/2 लगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का समय पता है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी पता है, तो मैं d2 की वैल्यू भी क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, और ये आपका जो शुरुआत वाला ये पूरा का पूरा है जिसे आप d1 + d2 कह रहे हैं, क्या इसको r/2 भी लिख सकता हूँ? एग्जैक्टली। इसको क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको d2 कह रहा हूँ, और इसको फिर क्या कह रहा हूँ, इसको d1 कह रहा हूँ। क्लियर है? और d1 क्या है सर, d1 तो इसकी रेंज है, यानी कि d1 को क्या लिख सकता हूँ, ई वी एक्स ई वी वाई। हाँ बेटे, यानी कि सर ये रेंज के बराबर होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ई वी एक्स, हाँ जी, ई वी वाई डिवाइडेड बाई जी। ये तो बेटे d1 आ गया। अब मुझे d2 भी निकालना है। जब मैं d2 कैलकुलेट करूँगा तो एक काम करते हैं ना, ये वाली वेलोसिटी और टाइम कितना t/2, यानी कि ई वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई t/2। क्लियर है? और t/2 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकता हूँ 2vx vy/g, है ना बेटे। ये क्या है सर, ये मेरे पास vx है, ये मेरे पास क्या प्यारे बच्चों vy है, और इसका क्या कर दूँ सर, इसका बाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास t/2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? थोड़ी सी हिम्मत करो। जब यहाँ पर और एक बात मुझे और अच्छे समझ में आ रही है क्या, कि r/2 किसके बराबर है सर, दिस r/2, ये पूरा का पूरा जो बेटे r/2 है, क्या ये r/2 प्यारे बच्चों d1 + d2 के बराबर हो जाएगा। बस बात खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी। आओ जरा देखें इसका सॉल्यूशन। हाँ बेटे, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, ध्यान से देखो। ये वही t/2 टाइम लगा, ये ई वी एक्स आया। सबसे पहले दिस r/2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकता हूँ d1 + d2। r/2 को क्या लिख सकता हूँ सर, r/2 को लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है vy पता है, vx पता है, यहाँ से ये 2 का फैक्टर आप देख रहे हैं बाई 2 की वजह से है। और d1 क्या है प्यारे बच्चों सर, d1 मेरे पास है ई वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई, एक बार चेक कर लें भाई, हमने कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे d1 d2 को उल्टा मान रखो। हाँ हाँ, ओके ओके, हमने बेटे थोड़ा सा यहाँ गलती कर दी है सॉल्यूशन के हिसाब से। एक काम करते हैं, इसको d2 कहूँ और इसको d1 कह देता हूँ, तो बेटे ये d2 हुआ और ये क्या हुआ, दिस इज d1, नथिंग एल्स, और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है।
है ना। तो ये फिर क्या है, ये मेरे पास है प्यारे बच्चों d1 और ये मेरे पास क्या है d2। क्लियर? हाँ, अब ठीक है। अब अपन बात करें तो यहाँ से चलेंगे d1 प्लस d2, ये मेरे पास d1 आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया d2। अब d1 को क्या लिख सकता हूँ, EVx इंटू t/2। ये क्या है, ये t/2 ही तो है। और फिर क्या सीधे सीधे d2 को बेटे इसकी रेंज लिख सकता हूँ। यस सर, ये रही रेंज। आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, e की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइम का ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक t/2 लगता है, फिर यहाँ से यहाँ तक t/2 लगता है। प्यारे बच्चों, समय की बाध्यता है, अगर समय और मिले तो क्वेश्चंस तो बहुत किए जा सकते हैं। कोशिश करता हूँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाऊं, आपको बताऊं, ताकि हमारा काम चल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और सवाल। चलो, हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखें। एम मास का ब्लॉक v0 स्पीड से जा रहा है, वेज का मास कैपिटल एम है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक। ओके, ब्लॉक कितनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा ये कैलकुलेट करना है, और आल्सो कैलकुलेट द वी ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा फिजिक्स का ध्यान रखें आप इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर होगा क्या कि जब ये ब्लॉक इस वेज के साथ प्यारे बच्चों आगे जाएगा, तो आगे जाते जाते जिस समय ये इस पर यहाँ पर होगा, तो उस समय ग्राउंड फ्रेम में इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम। उस समय प्यारे बच्चों इसका Vy कितना होगा, 0, और यही इसकी कौन सी हाइट होगी, यही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब बेसिकली Vy का 0 होना है, लेकिन इस इंस्टेंट पर ब्लॉक और वेज दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम ही रहने वाली है। ठीक है भाई। अब प्यारे बच्चों, माना ये कितने हाइट तक गया, ये h हाइट तक गया है, तो यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम दोनों लगाने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या इनिशियली मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है सर? ये कहता है mv0 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, मैक्सिमम हाइट पर क्या बोथ हैव द सेम वेलोसिटीज? यस सर। तो मैं कह सकता हूँ हाँ जी, m प्लस कैपिटल M इंटू v1 कहूँ। तो यहाँ से मेरे पास बेटे v1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? इट कम्स आउट टू बी mv0 अपॉन यस m प्लस m। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी, बराबर होगी। फिर प्यारे बच्चों, अब कह रहा है आपसे मैक्सिमम हाइट के लिए एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है। तो जब ये कहाँ पहुँचेगा, जब ये किसी हाइट मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, तो उस समय Vy कितना होगा, 0, बट इसके पास भी V1 होगी और इसके पास भी क्या होगी, V1। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh मैक्स। ओके, और बेटे प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू V2 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, कौन सी टर्म को ना लिखने की, हम इस वाली टर्म को लिखने की थोड़ी सी गलती करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रहे, ग्राउंड फ्रेम में बोथ द बॉडीज विल हैव द सेम वेलोसिटी जब हम मैक्सिमम हाइट की प्यारे बच्चों बात कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। सबसे पहला काम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरी सिचुएशन है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी mgHcm प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ऐसे अपने को ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट सिचुएशन में बार बार एक ही बात कहता हूँ, क्या है कि जिस समय इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में 0 होगी, इसके रेस्पेक्ट में 0 है, ध्यान रहे, ग्राउंड फ्रेम में दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो यही इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए स्टैंडर्ड सवाल है। ये एम मास का ब्लॉक, छोटे एम का ये h हाइट, ये कैपिटल M, ये एंगल थीटा। आपसे कह रहा है ऑल द सरफेस आर स्मूथ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेज एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन MD अटैचेस द वेज। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जब ये यहाँ से गुजर रहा होगा तो इसकी स्पीड माना कितनी है, v1, और प्यारे बच्चों वेज इधर की तरफ मूव मारेगा, कितनी स्पीड से, वेज इधर की तरफ जाएगा v2 से। लेकिन एक्चुअल में जो स्पीड v1 आप देख रहे हैं, ये स्पीड v1 नहीं है, बल्कि इसके पास दो वेलोसिटी है। कौन कौन सी? इस v1 के साथ साथ प्यारे बच्चों इसके पास ये v2 भी है, जो इसको वेज से मिल रही होगी। ये एंगल थीटा है, तो इन शॉर्ट ये वाला एंगल कितना हुआ प्यारे बच्चों, 180 माइनस थीटा हुआ। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ओके, दैट फाइनल वेलोसिटी इज समथिंग लाइक दैट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एक्चुअली इन ग्राउंड फ्रेम।
ये हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी कंसेप्ट आपके समझ में आ ही रहे हैं। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यस, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? सर एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि जब ये ब्लॉक यहाँ से चला होगा तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, mgh। सो दैट mgh इज इक्वल्स टू, यस, mgh इज इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M इंटू V2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके पास स्पीड कितने प्यारे बच्चों, V2 है, फिर प्लस हाफ स्मॉल m इंटू, अब देखो इसके बाद जब आप स्पीड लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सर इसको लिखूंगा दैट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज व्हाट? सर दिस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज अंडर द रूट ऑफ, हाँ बेटे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 180 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? ये इसकी स्पीड आ गई है एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा हाफ स्मॉल m इंटू वी बी का स्क्वायर। ओके, तो ये वी बी पुट कर देंगे कहाँ पर? ये उठा करके यहाँ रख देंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, वो भी होल्ड करेगा। तो जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो इस समय जब ये सिस्टम कहाँ से चल रहा था? रेस्ट से। तो इसका मतलब इस समय इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। नाउ पी इनिशियल इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों पी फाइनल लिख सकता हूँ। तो 0 इज इक्वल्स टू, इस सिचुएशन में क्या करना है ध्यान से देखें, ये इधर जा रहा है यानी कि सर माइनस m इंटू V2। क्लियर है? और ये जो V1 आप लिख रहे हैं इसका कंपोनेंट ले लीजिए, क्योंकि x में ही आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये वाला कंपोनेंट हुआ V1 cos थीटा। तो जो ब्लॉक की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो होगी, हाँ जी, प्लस स्मॉल m इंटू, सोचते रह जाना, हाँ जी, क्या लिखेंगे? V1 cos थीटा माइनस V2। आगे बेटे बात समझ में? बस हो गया मेरा काम। ये कौन सी इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बाकी काम किसका? बाकी काम इसका। इसको इसमें उठा के रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चंस बहुत हैं कराने के लिए, लेकिन समय की बाध्यता है। फिर भी जितना हो सका मैंने अपना अच्छा प्रयास किया है। आगे चर्चा चलती रहेगी, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।